एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने प्लांट ब्रीडिंग के अंदर कल क्या पढ़ा था? कल अपने संकरण और संकर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज अपने पढ़ेंगे भी कंपोजिट किस्में क्या होती है और सिंथेटिक किस्में क्या होती है। तो आज का टॉपिक है, वो अपने हेडिंग डालो सिंथेटिक किस्में। सिंथेटिक किस्में दोनों साथ साथ पढ़ेंगे अपने, सिंथेटिक किस्में और कंपोजिट किस्में। सिंथेटिक किस्में क्या होती है और कंपोजिट किस्में क्या होती है, कोई बता सकता है क्या? सिंथेटिक किस्में किसे कहते हैं और कंपोजिट किस्में किसे कहते हैं? इधर देखो, पहले थोड़ा समझ लो फिर नोट कर लेना। अपने सिंथेटिक किस्में बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे? अपने सर्वप्रथम जीसीए के आधार पर क्या करेंगे? इनब्रीड लाइनों का चयन करेंगे। जीसीए के आधार पर अपने क्या करेंगे? इनब्रीड लाइनों का चयन करेंगे। मान के चलो अपने पास 4 प्रकार की इनब्रीड लाइनें हैं और सेम इधर ही अपने क्या करेंगे? दोनों साथ ही पढ़ेंगे। सेम इधर भी अपने क्या करेंगे? जीसीए के आधार पर इनब्रीड लाइनों का चयन करेंगे। इधर भी अपने कितनी होगी इनब्रीड लाइनें? 4 मान के चलते हैं। इधर भी अपने कितने इनब्रीड लाइनें? 4। और इधर भी अपने कितने हैं? 4 इनब्रीड लाइनें हैं। अब जो ये अपनी 4 इनब्रीड लाइनें हैं, इससे अपने कितने प्रकार के सिंगल क्रॉस हाइब्रिड कितने प्रकार के होंगे? अभी आपको याद हो, कल मैंने आपको सिंगल क्रॉस हाइब्रिड निकालने के लिए सूत्र बताया था, याद हो तो आपको n-1/2। इससे अपने क्या है कि कितनी भी इनब्रीड लाइन है उससे अपने क्या है कि सिंगल क्रॉस हाइब्रिड कितने प्रकार के बनेंगे वो क्या है कि निकाल सकते हैं। तो अपने बात करें भी अपने पास कितनी इनब्रीड लाइन है? 4 है। तो इससे अपने 6 प्रकार के क्या बनेंगे? सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बनेंगे। कौन कौन से होंगे देख लो। A/B, A/C, A/D। पहले A को अपने क्या करेंगे? तीनों के साथ करा देंगे। फिर B को इन दोनों के साथ करा देंगे। B/C, B/D और बाद में C/D। ये अपने कितने प्रकार के बनेंगे? 6 प्रकार के क्या बनेंगे? सिंगल क्रॉस। यानी जितने भी क्या है कि संभावित संयोजन बनेंगे ना, जितने भी क्रॉस के बनेंगे उनका अपने क्या करेंगे? जीसीए के आधार पर जो भी अपनी क्या है कि इनब्रीड लाइनें होंगी ना, जितने भी मान के चलते हैं अपने क्या है 4, अपने पास 4 इनब्रीड लाइनें हैं। इन 4 इनब्रीड लाइन से जितने भी संभावित क्रॉस बनेंगे ना, उनको अपने क्या करेंगे? क्रॉस कराएंगे। तो इसमें अपने क्या है भी 4 इनब्रीड लाइनें लिए। इन चारों इनब्रीड लाइन में अपने 6 प्रकार के क्या है कि संभावित क्रॉस बने हैं। अब 1PD के अंदर अपने इधर भी सेम इधर ये कर देंगे। अपने पास कितनी इनब्रीड लाइन है? 4 है। चारों को आगे क्या कर लेंगे? इनसे जितने भी संभावित क्रॉस बनेंगे उतने अपने इनसे बना लेंगे। सिंथेटिक किस्में सर्वप्रथम अपने क्या करेंगे? जीसीए के आधार पर इनब्रीड लाइनों का चयन करेंगे। फिर इन इनब्रीड लाइनों से जितने भी प्रकार के संभावित क्रॉस बनेंगे वो अपने क्या बना लिए। इन संभावित क्रॉस से अपने पास जो अब 1PD प्राप्त हो रही है ना, अब 1PD में जो अपने पास प्राप्त होगा ना, उन सभी को क्या करेंगे? अपने सभी को मिश्रित करके क्या करेंगे? अपने से जो अब 1PD में जो बीज प्राप्त हो रहा है ना, स्थिति प्राप्त हो रही है, उन बीजों को क्या करेंगे? मिश्रित करके अगली पीढ़ी में लगा देंगे। इसी को अपने क्या बोलते हैं? सिंथेटिक किस्में बोलते हैं।
किन को बोलते हैं? भी पहले क्या करेंगे, अपने जीसीए के आधार पर इनब्रिड लाइनों का चयन करेंगे। इन चयनित इनब्रिड लाइनों से जितने भी प्रकार संभावित क्रॉस बनेंगे उन सभी का क्या करा देंगे, अपने क्रॉस करा देंगे। जो अपने पास F1 पीटी में जो प्राप्त होगी स्थिति, उनके बीजों को अपने क्या कर मिश्रित करके फिर वापिस अगली पीटी में लगा देंगे। इसी को अपने क्या बोलेंगे, सिंथेटिक। इसमें सेम इधर वही कंडीशन रहेगी, अंतर क्या होगा वो आपको मैं बता दूं, अभी देख लेंगे। ये जीसीए के आधार पर अपने इनब्रिड लाइनों का चयन करेंगे। इन इनब्रिड लाइनों से जितने भी प्रकार के संभावित क्रॉस होंगे वो अपने करा देंगे। इधर भी सेम वही क्या होगा, ये अपने क्रॉस कराएंगे तो अपने पास क्या होगी, F1 पीटी प्राप्त होगी। इधर अपने क्या किया कि F1 पीटी में जितने भी अपने प्रकार की जो स्थिति प्राप्त हुई है उन सभी को क्या करेंगे, मिश्रित करके अगली पीटी में लगा देंगे। पर इधर क्या करेंगे, अपने जो F1 पीटी प्राप्त हुई है ना, अपने ये इस F1 पीटी में सभी को मिश्रित करके नहीं लगाएंगे। इस F1 पीटी में जो उत्तम होंगे ना, उत्तम होंगे उसी का अपने क्या करेंगे, मिश्रित करके अगली पीटी में लगाएंगे। मान के चलो अपने F1 पीटी प्राप्त हुई है, इसमें से एक ये पीटी अपने पास उत्तम है, एक ये पीटी उत्तम है, एक ये पीटी उत्तम है, और मान के चलो एक ये पीटी उत्तम है। अपने पास क्या है कि कंपोजिट किस्मों में क्या होगा, चयन तो अपने जीसीए के आधार पर ही करेंगे। फिर इनसे जितने भी संभावित क्रॉस बनेंगे वो क्रॉस करा के अपने F1 पीटी प्राप्त कर लेंगे। F1 पीटी में जो उत्तम पादप होंगे ना, उत्तम लक्षण वाले पादप होंगे, उन्हीं का चयन करेंगे। जैसे अपने ये 4 है, ये 4 के एक उत्तम लक्षण वाले पादप है। अब इन चारों का ही क्या करेंगे, अपने बीजों को मिश्रण करके अगली पीटी में लगाएंगे। इसी को अपने क्या बोलेंगे, कंपोजिट किस्में। इधर तो जो अपने F1 पीटी प्राप्त होगी ना, वो उसमें से कोई उत्तम हो चाहे ना हो, उसका क्या है, सभी का मिश्रित करके लगा देंगे। और कंपोजिट किस्में होगी, उसमें जो F1 पीटी में उत्तम होंगे ना, उन्हीं को क्या की अगली पीटी में लगाएंगे। इसको अपने क्या बोलते हैं, कंपोजिट किस्में। कहने का मतलब है भी जीसीए के आधार पर अपने क्या करेंगे, इनब्रिड लाइनों का चयन करेंगे। फिर इनसे जितने भी संभावित क्रॉस बनेंगे उन सभी को अपने क्रॉस कर लेंगे, और F1 पीटी में क्या करेंगे, सभी को आगे मिश्रित करके अगली पीटी में लगा देंगे। इधर क्या करेंगे, जीसीए के आधार पर इनब्रिड लाइनों का चयन करेंगे। आप सभी का क्या करेंगे, संभावित क्रॉस करेंगे। जो F1 पीटी में जो अपने पास स्थिति प्राप्त होगी ना, उसमें से अपने केवल उत्तम लक्षणों वाली स्थिति का चयन करके अगली पीटी में लगाने क्या कहलाता है, कंपोजिट किस्में कहलाती है। ये ऐसे कैसे नोट करो, फिर आपको डेफिनेशन लिखा देंगे। सिंथेटिक इसमें कंपोजिट में होती है लगभग सेम ही है, पर अंतर थोड़ा सा ही है। इधर तो जो F1 पीटी होगी ना, उसमें से चाहे उत्तम हो चाहे ना हो, सभी को क्या करेंगे, मिश्रित करके अगली पीटी में लगा देंगे। इधर क्या करेंगे, कंपोजिट किस्मों में जो उत्तम होंगे ना F1 पीटी में, उन्हीं लक्षणों को क्या करेंगे, अपने अगली पीटी में लगाएंगे मिश्रित करके। जीसीए का मतलब होता है सामान्य संयोजन क्षमता, जर्नल कॉम्बिंग एबिलिटी। जीसीए, जीसीए सामान्य संयोजन क्षमता, जर्नल कॉम्बाइंग एबिलिटी। नोट कर लिया सभी ने? ये ऐसे कैसे नोट करना, याद करने में आसानी होगी। रट के याद करोगे ना तो अपने क्या है कि सारी क्या है डेफिनेशन याद नहीं होगी। इधर क्या है थोड़ा समझ के करोगे ना। करना क्या है, पहले अपने जीसीए के आधार पर क्या करेंगे, इनब्रिड लाइनों का चयन करेंगे। जितने भी अपने पास क्या है इनब्रिड लाइनें प्राप्त होगी, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, सभी का क्या करेंगे, अपने क्रॉस करा देंगे। क्रॉस करने से जो अपने F1 पीटी प्राप्त होगी, उनके बीजों को मिश्रित करके अगली पीटी में लगा देंगे। इधर वही सिस्टम है, जीसीए के आधार पर चयन करेंगे। चयन करने के बाद जितनी भी अपने पास इनब्रिड लाइन है उन सभी को क्या करेंगे, क्रॉस करा के F1 पीटी बनाएंगे। F1 पीटी में केवल उन्हीं का चयन करेंगे जो उत्तम होंगे।
पहला लिखो सामान्य संयोजन क्षमता यानी GCA के आधार पर इनब्रिड लाइनों का चयन करेंगे। लाइनों का चयन कर क्या है कि सामान्य संयोजन क्षमता के आधार पर अपन क्या करेंगे, इनब्रिड लाइनों का चयन करेंगे। फिर इनसे संभावित जितने भी क्या है कि इनसे संभावित संयोजन होंगे ना, संयोजन क्रॉस होंगे, उनको करेंगे। करने के पश्चात अपने क्या करेंगे, सभी बीजों को मिश्रित करके अगली पेटी में लगा देंगे। इन्हें क्या करेंगे, फिर सभी संभावित संयोजन का क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे और उन क्रॉस से निर्मित F1PD के बीजों को मिश्रित करके सभी संयोजनों का क्रॉस कर उनसे प्राप्त F1PD के बीजों को उनसे निर्मित क्रॉस करेंगे। उन क्रॉस से निर्मित उस क्रॉस से निर्मित उन क्रॉस से निर्मित सिंथेटिक किस्मों की डेफिनेशन लिखो। सिंथेटिक किस्म सर्वप्रथम अपने क्या करेंगे, GCA यानी सामान्य संयोजन क्षमता, सामान्य संयोजन क्षमता यानी GCA, सामान्य संयोजन क्षमता यानी GCA के आधार पर इनब्रिड लाइनों का चयन करेंगे। लाइनों का चयन कर फिर इन्हें क्या करेंगे, इन्हें सभी संभावित संयोजनों का क्रॉस किया जाता है। सभी संभावित संयोजनों का क्रॉस किया जाता है तथा उन क्रॉस से प्राप्त इन क्रॉस से प्राप्त F1 बीजों को मिश्रित तथा इन क्रॉस से प्राप्त F1 बीजों का क्या करेंगे, मिश्रण कर देंगे। बीजों का मिश्रण करेंगे। बीजों का मिश्रण करके क्या करेंगे, अगली पीढ़ी में लगा देंगे, मिश्रण करेंगे। और कंपोजिट किस्मों में क्या करेंगे, कंपोजिट किस्मों में क्या करेंगे, वो सेम ही रहेगा। GCA के आधार पर क्या करेंगे, इनब्रिड लाइनों का चयन करेंगे, फिर इनसे सभी संभावित संयोजन का क्रॉस करेंगे। फिर इसमें चेंज क्या हो जाएगा, इसमें जो अपने आप F1PD प्राप्त हो रही है उसमें केवल किन का चयन करेंगे, जो उत्तम होंगे ना उन्हीं का चयन करेंगे।
इसमें लिख लेना अभी, जिन इनब्रीड लाइनों को, जिन इनब्रीड लाइनों के क्रॉस उत्तम होंगे, उन्हें अगली पीढ़ी के बीजों में क्या करेंगे, मिश्रण करेंगे। कंपोजिट किस्मों में क्या करेंगे, जो अपवन बीटी में उत्तम होंगे ना, उन्हीं का क्या करेंगे, मिश्रण करेंगे ओनली। अंतर कितना है, इधर जो अपने क्या है सिंथेटिक किस्म है, उसमें मैंने आपको बता दिया कि जीसीए के आधार पर लाइनों का चयन करेंगे, सभी संभावित संयोजनों का क्रॉस करेंगे तथा इन क्रॉसों को क्या करेंगे, अपवन पीटी में बीजों का मिश्रण कर देंगे। कंपोजिट किस्मों में क्या करेंगे, जिन हाइब्रिड लाइनों के क्या है क्रॉस उत्तम होंगे, उन्हीं हाइब्रिड लाइनों को क्या है बीजों का मिश्रण करेंगे। या कंपोजिट लाइनों की एक और डेफिनेशन बना सकता है वो, या लगे लिखना अभी, ऐसे जीन प्रारूप जो लंबाई, उपज, बीज आकार, बीज रंग आदि में समान हो, उन्हीं को क्या करेंगे, आगे मिश्रण करेंगे। कंपोजिट किस्मों के एक डेफिनेशन और बना सकते हैं, एग्जामिनर क्या है वो, ऐसे जीन प्रारूप जो लंबाई, उपज या बीज आकार या बीज रंग आदि में समान होगा, उन्हीं का क्या करेंगे, अपने अगली पीढ़ी में मिश्रण करेंगे। और सिंथेटिक किस्में उनमें क्या करेंगे, सभी का ही क्या करते हैं, मिश्रण करते हैं अपवन पीढ़ी के लिए। सिंथेटिक और किस्में और कंपोजिट किस्में, इनका उपयोग किसमें करते हैं, इनका उपयोग करते हैं केवल परपरागृत फसलों में। नोट कर लिया सभी ने। सिंथेटिक एवं कंपोजिट किस्मों का उपयोग किसमें करते हैं, अपन दोनों का, परपरागित फसलों में। परपरागित फसलों में
क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। जो परपरागित फसलों में जो नई किस्म बनेगी वो कैसी होगी, परपरागित फसलों से कैसी बनती है, विषम युग्मनज। कैसी होगी, विषम युग्मनज, यानी समयुग्मनज प्लस वो सॉरी विषम रूपी होगी, विषम रूपी। विषम रूपी मतलब समयुग्मनज और विषम युग्मनज का क्या होगी, मिश्रण होगी। समयुग्मनज और विषम युग्मनज का मिश्रण होती है ये। समयुग्मनज और विषम युग्मनज का क्या होती है, मिश्रण होती है। और सिंथेटिक किस्मों का बीज होता है वो कितने साल तक अपने वृद्धा नहीं पड़ता, 4 से 5 साल तक। सिंथेटिक किस्मों का बीज है वो किसानों को 4 से 5 साल तक खरीदा नहीं पड़ता है। सिंथेटिक किस्मों का बीज होता है वो किसानों को कितने साल तक खरीदना नहीं पड़ता, 4 से 5 साल तक। और कंपोजिट किस्मों का बीज होता है वो किसानों को 3 से 4 साल तक खरीदना नहीं पड़ता। सिंथेटिक किस्में ये सिद्धांत किसने दिया था, एच गार्बर ने दिया था सिद्धांत। सिंथेटिक किस्मों का सिद्धांत किसने दिया था, हेज और गार्बर नामक वैज्ञानिक ने। कौन कौन सी सिंथेटिक किस्में विकसित की गई है और कौन कौन सी कंपोजिट किस्में विकसित की गई है वो मैं आपको सभी एक साथ ही अपने क्लास में पढ़ लेंगे। जब अपने संकर किस्में लिखाएंगे ना एक साथ, तभी मैं उसी में आपको क्या है क्लास में एक साथ पढ़ेंगे, तब क्या याद करने में आसानी होगी। आगे हेडिंग डालना, विषयोजित पीढ़ियों को संभालने। अगली हेडिंग डालना, विषयोजित पीढ़ियों को संभालने की विधियां। विषयोजित पीढ़ियों को संभालने की विधियां। विषयोजित मतलब सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन जनरेशन। विषयोजित पीढ़ी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन जनरेशन। विषयोजित पीढ़ियां क्या होती है, आपको याद हो तो मैंने जेनेटिक्स में विषयोजन का नियम पढ़ाया था, जिसने अपने क्या बोला था, पृथक्करण का नियम या युग्मकता शुद्धता का नियम भी बोला था। आपको याद हो तो विषयोजन का नियम मैंने आपको पढ़ाया था जेनेटिक्स में। यदि आपने पढ़ा हो तो आपको पता चल जाएगा विषयोजित पीढ़ियां क्या होती है। विषयोजित पीढ़ियां क्या होती है, अप 2 अप 3 अप 4 पीढ़ियों। अब 1 पीढ़ी है वो कभी भी क्या नहीं होती, विषयोजित पीढ़ियों में नहीं आती,
क्योंकि विषयोजन का नियम है वो अपवन पीढ़ी में लागू ही नहीं होता है। अप वन, अप टू, अप थ्री, अप फोर पीढ़ियों में किस लागू होता है विषयोजन का नियम। अपवन पीढ़ी में जो अपने जेनेटिक्स में याद हो तो विषयोजन या पृथक्करण का नियम बताया था आपको। विषयोजन नियम वो अपवन पीढ़ी में कभी लागू नहीं होता है। अप टू, अप थ्री, अप फोर पीढ़ियों में क्या होता है वो लागू होता है। अपवन पीढ़ी क्या होती है? भी दो आनुवंशिक रूप से भिन्न पादपों के मध्य क्रॉसिंग से प्राप्त पीढ़ियां क्या कहलाती है? अपवन पीढ़ियां। अपवन पीढ़ी क्या होती है? अपवन पीढ़ी में हमेशा क्या होती है? क्रॉसिंग होती है। क्या होगी? दो आनुवंशिक रूप से भिन्न पादपों के मध्य अपने क्रॉसिंग करेंगे तब अपने पास क्या होगी? अपवन पीढ़ी आएगी। और अप वन पीढ़ी के बाद में अपने जब भी क्या बनाएंगे? अप टू पीढ़ी बनाएंगे। वो कैसे होगी? सेल्फिंग से, यानी स्वपरागण से बनाएंगे। अप टू के बाद में जितनी भी पीढ़ियां होगी ना, अप फोर, अप फाइव, अप सिक्स, वो सभी किससे बनाई जाएगी? स्वपरागण यानी सेल्फिंग से। लेकिन अप वन पीढ़ी है वो हमेशा किससे तैयार होती है? क्रॉसिंग से। ये चीजें मैंने आपको जेनेटिक्स में क्रॉसिंग पढ़ने से पहले आपको 5 से 6 पॉइंट लिखाए थे, याद हो तो। जिसने रिविजन किए पढ़े उसको तो पता है अभी अपवन पीढ़ी कैसी होती है। विषयोजित पीढ़ियों को संभालने की विधियां लिखो आगे। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेटिंग जर्मिनेशन, उसके अंदर लिखो। पहली विधि लिखो पेडिग्री, यानी वंशावली विधि। 3 विधि पढ़ेंगे अपने विषयोजित पीढ़ियों को संभालने के लिए। जिसने जेनेटिक्स पढ़ ली ना पहले, उसको तो क्या आएगी? प्लांट ब्रीडिंग बहुत इजी लगेगी। क्योंकि अपने यहाँ पर जो क्रॉस कराने में चीजें बता रहा हूं ना, वो सारी की सारी अपने जेनेटिक्स में पढ़ी हुई है। पहली पीढ़ी लिखो पेडिग्री मेथड या वंशावली विधि। वंशावली विधि, ये इसको क्या बोलते हैं? पेडिग्री मेथड। वंशावली विधि का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? स्लोवे ने। वंशावली विधि का सिद्धांत किसने दिया था? स्लोवा में। पहली चीज लिखना है इसमें वंशावली, वंशावली या वंशावली रिकॉर्ड। वंशावली या वंशावली रिकॉर्ड क्या होता है? भी अपने जो अपवन प्रथम जो पीढ़ी के अंदर क्या करते हैं? चयनित पादपों में एकल चयनित पादपों के पूर्वजों का रिकॉर्ड क्या कहलाता है? वंशावली रिकॉर्ड या वंशावली। एकल चयनित पादपों के पूर्वज का रिकॉर्ड। वंशावली किसे कहते हैं? भी एकल चयनित पादपों के पूर्वजों का रिकॉर्ड क्या कहलाता है? वंशावली या वंशावली रिकॉर्ड। क्या होता है? भी एकल पादपों में या एकल पादपों के जो पूर्वज है उनका रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है? वंशावली रिकॉर्ड या वंशावली। दूसरा होता है अपना वंशावली विधि। वंशावली पीढ़ी, इसमें क्या होगा? विषयोजित विषयोजित पीढ़ियों से प्राप्त एकल उत्तम पादपों का चयन। एकल उत्तम पादपों का चयन क्या कहलाता है? वंशावली विधि।
वंशावली विधि या पेडिग्री मेथड सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया था? एच लोवेल ने दिया था। पहला क्या लिखा है अपने? वंशावली या वंशावली रिकॉर्ड किसे कहते हैं? भी अपने जो एकल पादप का चयन किया है, एकल पादपों के पूर्वजों का रिकॉर्ड क्या कहलाता है? वंशावली रिकॉर्ड या वंशावली। एक बार डेफिनेशन पूछी गई हुई है, वंशावली किसे कहते हैं। दूसरा अपना वंशावली विधि। विधि में क्या होगा? विसंयोजित पीढ़ियों से प्राप्त एकल उत्तम पादप का चयन क्या कहलाता है? वंशावली विधियां। पादप का चयन या वंशावली का रिकॉर्ड, या आगे लिखना चयन या वंशावली का रिकॉर्ड। वंशावली विधि से इसे अपने कौन सी किस्मों में इसका उपयोग किया जाता है? उपयोग करेंगे अपने स्वपरागित यानी सेल्फ पॉलिनेटेड फसलों में और क्रॉस पॉलिनेटेड फसलों में। परपरागित फसलों में तो इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? परपरागित फसलों में इनका उपयोग किया जाता है इनब्रीड लाइन बनाने में। परपरागित फसलों में तो अपने क्या करेंगे? इनब्रीड लाइनों में। और स्वपरागित फसलों में अपने शुद्ध वंशक्रम या नई किस्म विकसित करने में। नई किस्म होगी वो कैसी होगी? स्वपरागित फसलों में नई किस्म होगी वो कैसी होगी? समयुग्मनज और प्लस समरूपी। और एक चीज और इसका उपयोग कहां पर करेंगे? स्वपरागित फसलों में बहुजन्य लक्षणों के स्थानांतरण में। बहुजन्य लक्षणों के स्थानांतरण में। और कभी कभी अल्पजन्य लक्षणों का स्थानांतरण भी करेंगे। कभी कभी अल्पजन्य लक्षणों का स्थानांतरण भी। अल्पजन्य लक्षण और बहुजन्य लक्षण दो प्रकार के होते हैं। अल्पजन्य लक्षणों को क्या बोलते हैं? गुणात्मक लक्षण भी कहते हैं। और बहुजन्य लक्षणों को क्या बोलते हैं? मात्रात्मक लक्षण। अल्पजन्य लक्षणों का मतलब जिसका क्या है कि नियंत्रण केवल एक या दो जीनों के द्वारा हो रहा हो। और बहुजन्य लक्षण मतलब जिसका नियंत्रण दो या दो से नहीं कई सारे जीनों का द्वारा, उसको अपने क्या बोलेंगे? बहुजन्य लक्षण। ये चीजें आपने आगे नोट कराएंगे। पर एक बार इतना लिखो कि स्वपरागित फसलों में बहुजन्य लक्षणों के स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? वंशावली विधि के द्वारा। ये नोट करो, इंपॉर्टेंट चीज है ये। वंशावली विधि से नई किस्म बनने में कितना समय लगता है? 14 से 15 साल लगते हैं। अगली विधि अपनी वंशावली विधि है पेडिग्री मेथड। कुछ नहीं है, बस क्या करना है इसके अंदर अपने वंशावली का तो मतलब होगा भी अपने जो एकल पादप है उनके पूर्वजों का रिकॉर्ड रखना। और वंशावली विधि क्या होगी? विसंयोजित पीढ़ियों से प्राप्त उत्तम पादपों का चयन करना या वंशावली का रिकॉर्ड रखना। वंशावली विधि की अवधि कितनी होती है?
14 से 15 वर्षों में क्या होती है? फिर 14 से 15 वर्ष लग जाते हैं नई किस्म बनाने में। एक इसी के साथ और है समूह वंशावली विधि। एक इसी के अंदर है भी समूह वंशावली विधि। ये वंशावली विधि का एक क्या रूपांतरण है। इसमें फर्क इतना होगा भी विसंयोजित पीढ़ी में अपने जो लक्षणों का चयन है वो दो तरीकों से करेंगे। विसंयोजित पीढ़ी में लक्षणों का चयन दो तरीकों से होगा। भी अपने पास के भी अनुकूलित वातावरण है ना, पहला तो हो जाएगा अनुकूलित वातावरण। अनुकूलित वातावरण होगा तो अपने क्या करेंगे, एकल पादप का चयन करेंगे। यदि अपने पास प्रतिकूल वातावरण है प्रतिकूल वातावरण है तो अपने क्या करेंगे, समूह का चयन करेंगे। यानी अनुकूलित परिस्थितियां होगी तो अपने क्या करेंगे, एकल पादप का चयन करेंगे। यदि अपने पास प्रतिकूल वातावरण यानी प्रतिकूल परिस्थिति है तो अपने क्या करेंगे, समूह का चयन करेंगे। नोट कर लिया तो अगली विधि लिखो अपने, पुंज या थोक विधि। अगली विधि कौन सी है अपनी, पुंज। विसंयोजित पीढ़ियों को संभालने की दूसरी पीढ़ी है अपने पास। पुंज या थोक विधि, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बल्क मेथड। बल्क मेथड फसल सुधार की उद्विकास विधि है। फसल सुधार की एकमात्र उद्विकास विधि। पुंज विधि में अपने लक्षणों का चयन है ना वो अप टू पीटी से लेकर अप टू पीटी से अप 5 पीटी तक तो अपने क्या करते हैं, लक्षणों का समूह में चयन करते हैं। समूह में चयन करते हैं जो क्या होगा, प्राकृतिक चयन होगा, यानी प्रकृति के द्वारा अपने आप चयन किया जाएगा। और अब 6 पीढ़ी के बाद अपने क्या करेंगे, एकल पादप का चयन करेंगे। जो क्या होगा, अपने द्वारा किया गया कृत्रिम चयन होगा। ये क्या है, अपनी
पुंज यथोक विधि है। पुंज यथोक विधि में क्या करते हैं, लक्षणों का चयन अब 2 पीढ़ी से लेकर अब 6 तक क्या करते हैं, अपने समूह में चयन करेंगे, जो क्या होगा, अपने प्रकृति के द्वारा होगा। अब 6 पीढ़ी से लेकर या अब 6 के बाद में जो भी होगी उसमें क्या करेंगे, एकल पादप का चयन करेंगे, जो क्या होगा, कृत्रिम चयन होगा। उपयोग की बात करें तो वही अपने परपरागित फसलों में परपरागित फसल कैसी होगी, नई किस्म बनाएंगे, वो विषम रूपी होगी, यानी समयुग्मनज और विषम युग्मनज का क्या होगा, मिश्रण होगा। सॉरी इसका उपयोग स्वपरागित फसलों में होता है। पुंज या थोक विधि शुरू में लिखा है था, आपको उपयोग स्वपरागित फसलों में होगा। स्वपरागित फसलों में स्वपरागित फसलें होगी तो कैसी होगी, समयुग्मनज और समरूपी प्लस समरूपी। पुंज या थोक विधि का और किसमें करते हैं, छोटे दाने वाली फसलों में करते हैं, छोटे दाने वाली फसलों में। छोटे दाने वाली फसलों में बात करें तो यूएसए में इसका उपयोग है वो जौ की फसल में सुधार के लिए, और नोट लगा के लिखना, भारत में अपने भारत के अंदर ना एकमात्र किस्म निकाली गई है तोरिया की। तोरिया फसल होती है ना अपनी, तोरिया की एकमात्र किस्म है वो है नरेंद्र नाई। भारत में अपने एकमात्र है वो किसकी किस्म है, तोरिया की किस्म है नरेंद्र नाई, जो पुंज या थोक विधि से क्या तैयार की गई है। और इसकी ये सिद्धांत निल्सन एल वैज्ञानिक ने दिया था। पुंज या थोक विधि का सिद्धांत किसने दिया था, निल्सन ई हेले ने। और जो अपनी ये विसर्जित पीढ़ियों को क्या है कि संभाल कर रखने की सबसे बेस्ट विधि है, इसलिए ना सबसे उत्तम विधि। सेग्रीगेशन जनरेशन को संभाल कर रखने की सबसे बेस्ट या उत्तम विधि गुजरे तो कौन सी है, अपनी पुंज या थोक विधि, निबल्लक मेथड। इसके बाद में एक और है भी एकल बीज वंशावली विधि। ये पुंज विधि का क्या है, रूपांतरण है। उसमें बस अंतर इतना आएगा भी, इसमें तो अपने क्या करते हैं भी अप 2 से अप 5 तक क्या करते हैं, समूह चयन करते हैं। उसके अंदर क्या करेंगे, एकल पादप का चयन करेंगे, इसीलिए उसको अपने क्या बोलते हैं, एकल बीज वंशावली विधि। नोट कर लिया सभी ने, पुंज या थोक विधि। नोट कर लिया जिन्होंने, आगे नोट करो। एकल बीज वंशावली विधि। एकल बीज वंशावली विधि वो किस, इसका पुंज विधि या थोक विधि का क्या है, रूपांतरण है। बस उसमें फर्क इतना आ जाएगा अभी पुंज या थोक विधि में तो अपने F2 से F5 विधि तक क्या करते हैं, समूह में चयन करते हैं लक्षणों का,
पर उसमें अपने क्या करेंगे, अप टू से अप 6 अप 5 तक क्या करेंगे, एकल पादप का चयन करेंगे। नोट कर लिया सभी ने? अगली विधि लिखो, एकल बीज वंशावली विधि। पुंज या थोक विधि का रूपांतरण है। इसमें क्या करेंगे, अप 2 पीडी से लेकर अप 5 पीडी तक क्या करेंगे, एकल पादप का चयन करेंगे। उपयोग वही हो जाएगा स्वपरागित फसलों में। स्वपरागित फसल होगी तो किस्म, नई किस्म कैसी बनेगी, समयुग्मनज और समरूपी। विसंयोजित पीढ़ियों को संभालने की लास्ट विधि है तीसरी, जिसे अपने बोलते हैं बैक क्रॉस या प्रतीप संकरण, जहां से हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है। अगली विधि लिखो, लिख लिया गया सभी ने? एकल बीज वंशावली विधि, पुंज या थोक विधि का क्या है, रूपांतरण है ये। अप से लेकर अप 5 तक क्या करेंगे, एकल पादप का चयन करेंगे बस। तीसरी विधि लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रतीप संकरण विधि। या बैक क्रॉस ब्रीडिंग। बैक क्रॉस ब्रीडिंग, प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस ब्रीडिंग। इसके अंदर क्या है, थोड़ा समझना क्या करते हैं। जैसे ये क्या है कि एक क्षेत्र है, जैसे अपना क्या है कि बाड़मेर का क्षेत्र है पूरा का पूरा। बाड़मेर में अपने कौन सी फसल होती है ज्यादा, ये मान के चलो अपना बाड़मेर है। बाड़मेर के पूरे क्षेत्र में जैसे अपने बाजरा की फसल होती है, बाजरा की फसल के अंदर क्या हो गया, अपने मान के चलो हरितबाली रोग होता है। क्या होता है, हरितबाली रोग होता है। यानी अपना क्या है कि ये पूरा का पूरा बाड़मेर का क्षेत्र है, भी कोई क्षेत्र है बाड़मेर का, उसमें बाजरे की मान के चलो भी HH20 किस्म होती है। HH20 किस्म है, ये बाजरे की क्या है कि यहाँ पर लगाई जाने वाली मोस्ट पॉपुलर किस्म है। तो उस किस्म में क्या है, हरितबाली रोग के बहुत ज्यादा फैलता है। तो क्या है कि इस जो ये बाड़मेर के अंदर किसी क्षेत्र में बाड़मेर है ना, इसके अंदर जो अपने बाजरे की ये किस्म HH20 है, इसके अंदर अपने क्या करेंगे, हरितबाली रोग है ना, इसको इसके प्रति क्या करेंगे, प्रतिरोधक करेंगे। प्रतिरोधक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 5 से 6 पीढ़ियों तक क्या करना पड़ेगा, बैक क्रॉस करना पड़ेगा। इसी को अपने क्या बोलते हैं, प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। कहने का मतलब है भी किसी क्षेत्र की कोई अनुकूलित किस्म है, उस किस्म में क्या है कि किसी विशिष्ट लक्षण को बैक क्रॉस के द्वारा स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, प्रतीप संकरण। डेफिनेशन लिख लो साथ में।
डेफिनेशन में लिखो, किसी क्षेत्र की अनुकूलित अधिक उपज वाली किस्म में किसी क्षेत्र की अधिक अनुकूलित उपज वाली किस्म में किसी विशिष्ट लक्षण को बैकक्रॉस द्वारा स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? प्रतीप संकरण। मतलब कहने का मतलब है किसी क्षेत्र की अनुकूलित अधिक उपज वाली कोई किस्म है, उस किस्म में क्या है कि किसी विशिष्ट लक्षण को क्या है, बैकक्रॉस के द्वारा स्थानांतरित करना। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि ये क्या है कि अपना क्षेत्र है, मान के चलो बाड़मेर है अपना, बाड़मेर में अपने क्या है कि बाजरे की क्या है कि HH20 किस्म यहाँ पर क्या है, बाजरे की HH20 वो क्या है, अनुकूलित अधिक उपज वाली किस्म है। उसके अंदर अपने को क्या करना है, भी रितबाली रोग हो रहा है, इसके अंदर रितबाली रोग है ना, इसके जीन को क्या करना है, अपने बैकक्रॉस के द्वारा HH20 के अंदर क्या करेंगे, अपने स्थानांतरित करेंगे। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो HH20 किस्म है इसके अंदर 5 से 6 वीडियो तक अपने बैकक्रॉस कराएंगे। बैकक्रॉस करने के बाद इसमें ये क्या हो जाएगा, रितबाली रोग के प्रति रेजिडेंस हो जाएगी, यानी प्रतिरोधक हो जाएगी। जैसे अपने मान के चलते भी अपने पास एक तो ए किस्म है, एक है अपने पास बी किस्म। ए किस्म होगी वो तो क्या होगी, अपनी अनुकूलित किस्म हो जाएगी। ए किस्म है वो क्या है, अनुकूलित किस्म है, और बी किस्म है ये क्या हो जाएगी, अपनी गैर अनुकूलित है, यानी कोई जंगली किस्म है। मान के चलो जो क्या है, अभी जो रोग हो रहे हैं ना अपना बाजरे का रितबाली रोग, उसके क्या है, प्रतिरोधक है। ये एक किस्म है और ये अपनी बी किस्म है। इसमें अपने क्या करेंगे, भी क्रॉस कराएंगे। जो अपने आप 1PD आएगी उसके अंदर जो अपनी एक किस्म होगी उसके अंदर कितने प्रतिशत है, 50% क्या हो जाएगी, ये भी किसी रोग के प्रतिरोधक हो जाएगी। यानी मान के चलो भी ये अपनी एक किस्म है, ये बाजरे में क्या भी रितबाली रोग होता है उसके क्या है, प्रतिसंवेदनशील है, और ये क्या है भी उसके प्रति क्या है भी प्रतिरोधक है। उसमें अपने क्या कराएंगे, दोनों में क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराएंगे तो अपने पास अप 1PD में जो एक किस्म आएगी उसमें कितना प्रतिशत लक्षण स्थानांतरित हो जाएगा, कि दोनों में 50-50 होंगे, तो 50% क्या हो जाएगा इसके अंदर, अप 1PD में ये रोग के प्रतिरोधक हो जाएगी। फिर अपने वापिस क्या करेंगे, इसमें अपने पास जो ये एक किस्म आई है इसको अपने अप 1PD में वापिस क्या करेंगे, बैक क्रॉस करेंगे, तो अपने पास बैक क्रॉस 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये कितने प्रतिशत हो जाएगी प्रतिरोधक, ये 75% हो जाएगी। फिर आगे अपने क्या करेंगे, बैक क्रॉस 1 के साथ क्या करेंगे, फिर वापिस इस एक किस्म को क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे, तो अपने पास बैक क्रॉस 2 प्राप्त होगा। उसमें कितनी हो जाएगी, 70% क्या हो जाएगी, प्रतिरोधक हो जाएगी। इसी तरह अपने यहाँ चलते हुए लगभग 5 से 6 क्या कराएंगे, बैक क्रॉस कराएंगे, तो ये किस्म है ना 90.9 समथिंग क्या हो जाएगी, रोग के प्रतिरोधक हो जाएगी। इसी को अपने क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। जो एक किस्म है ये क्या है, अनुकूलित किस्म है, और क्या है, रोग के प्रति क्या संवेदनशील है। और ये क्या है, भी रोग के प्रतिरोधक है। भी एक किस्म है ये तो क्या है, भी रोग के संवेदनशील है, तो इसको अपने क्या बोल सकते हैं, भी ये तो अपनी क्या हो जाएगी, ग्राही किस्म हो जाएगी। ये अपनी क्या हो जाएगी,
दाता, यानी इसको अपने क्या बोल सकते हैं, ग्राही जनक बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगी अपना दाता जनक, यानी एक किस्म है वो अपनी क्या है, अनुकूलित किस्म है और क्या है, रोग के प्रति संवेदनशील है। और बी किस्म है वो क्या अपनी गैर अनुकूलित है और रोग के प्रति क्या प्रतिरोधक है। इन दोनों में अपने क्रॉस कराएंगे, तब 1 पीटी में जो अपने को एक किस्म है वो कितने प्रतिशत है, 50% क्या हो जाएगी, रोग के प्रतिरोधक हो जाएगी। इसलिए ये क्या है कि किसी लक्षण को क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, इसको क्या बोलेंगे, ग्राही जनक। और जो रोग प्रतिरोधक लक्षण है वो दे कौन रही है, बी किस्म दे रही है, जिसको अपने क्या बोलेंगे, दाता जनक। फिर अपने वापिस अप टू पीटी बनाएंगे, तब वापिस क्या करेंगे, एक किस्म के साथ क्रॉस कराएंगे, तो ये कितने प्रतिशत हो जाएगी, 75%। फिर वापिस अप 3 पीटी बनाएंगे, तो इसमें क्या कराएंगे, 100 परागण चलता रहेगा। अप 1 पीटी के बाद क्या करेंगे, सभी में 100 परागण चलेगा। और 5 से 6 पीटी आता है तो ये कितने प्रतिशत, 99 पॉइंट समथिंग क्या हो जाएगी, रोग के प्रतिरोधक हो जाएगी। इसीलिए ये इसको किस्म को अपने क्या बोलते हैं, आवर्तक, और इसको क्या बोलते हैं, अनावर्तक। आवर्तक किस्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है कि बैकक्रॉस में लगातार काम में आ रही है। ये किस्म क्या कर रहे हैं, अपने लगातार इसमें क्या कर रहे हैं, बैकक्रॉस में लगातार काम आने वाली किस्मों को क्या बोलते हैं, आवर्तक। और ये अनावर्तक किस्म है क्योंकि ये सिर्फ एक बारी क्रॉस के अंदर काम आई थी। ये चीजें लिखो एक बारी। प्रतीप संकरण विधि या बैक क्रॉस ब्रीडिंग, इसको तो बोल देंगे अपने आवर्तक जनक, इसको क्या बोलेंगे अपने अनावर्तक जनक। एक किस्म तो क्या होगी, रोग की संवेदनशील है, और ये क्या प्रतिरोधक है। ये तो अपने क्या क्षेत्र में लगाते हैं, जैसे अनुकूलित किस्म होगी, अपने एग्जांपल लिया भी HHV-67 का लिया था। ये किस्म है वो अपनी क्या गैर अनुकूलित है, वो जंगली किस्म है। इसका अपने को क्या चीज चाहिए, जिसके अंदर जो रोग प्रतिरोधक जीन है वो जीन अपने को क्या है भी एक के अंदर स्थानांतरित करना है। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लगातार 5 से 6 पीटी तक बैकक्रॉस कराएंगे, और अब 2 पीटी के बाद में क्या कराएंगे, बैकक्रॉस में 100 परागण। ये नोट करो, फिर आगे लिखेंगे। ग्राही जनक कौन सा होगा, वह जनक जो क्या करता है, रोग वाले लक्षण को ग्रहण कर रहा है। और दाता कौन सा हो जाएगा, ये क्या है कि अपने जो रोग है उसको क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है। इसको आवर्तक जनक बोलेंगे क्योंकि ये क्या कर रही है, अपने बैकक्रॉस में लगातार काम में आ रही है किस्म। नोट कर लिया। ग्राही जनक एक किस्म है, इसको अपने क्या बोला है, ग्राही जनक। क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर जो लक्षण है वो उसको क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। वह जनक जो क्या कर रहा है, वांछनीय लक्षणों को ग्रहण कर रहा है। ग्रहण करता है, उसको अपने क्या बोलेंगे, ग्राही जनक। और इसको अपने एक नाम और भी दिया था, आवर्तक जनक। आवर्तक जनक किसे कहते हैं, बैकक्रॉस में लगातार काम में आने वाला जनक क्या कहलाता है, बैकक्रॉस में लगातार उपयोग किया जाने वाला जनक। बैकक्रॉस में
बैक क्रॉस में लगातार उपयोग आने वाला और जो अपने एक किस्म ली थी वो किसी क्षेत्र की क्या है, एक किस्म थी वो क्या थी, किसी क्षेत्र की अनुकूलित किस्म थी। दूसरा अपना क्या लिखा था, दाता जनक। वह जनक जो वांछनीय लक्षण को क्या करता है, प्रदान करता है, प्रदान करता है। उसको अपने क्या बोलता था, दाता जनक। और इसको अपने क्या बोला था, अनावर्तक जनक भी कहा था। वो तो क्या था अपना आवर्तक, ये क्या हो जाएगा, अनावर्तक जनक, क्योंकि ये बैक्रोस में केवल एक बार ही उपयोग गया था। केवल एक बार ही उपयोग। बी किस्म थी वो क्या थी, गैर अनुकूलित, यानी जंगली किस्म भी बोल सकते हैं तरीके से। बी किस्म थी वो क्या थी, गैर अनुकूलित, अनुकूलित, या इसको ब्रैकेट में लिख लेना, जंगली जनन द्रव्य, जंगली जनन द्रव्य। प्रतीक संकरण विधि या बैकक्रॉस ब्रीडिंग। नोट कर लिया तो आगे लिखो इसका उपयोग, प्रतीक संकरण विधि का उपयोग सेल्फ पॉलिनेटेड किस्मों में, वह क्रॉस पॉलिनेटेड फसलों में। स्वपरागित फसलों में किसके स्थानांतरण के काम आएगी, अल्पजीनी, अल्पजीनी लक्षणों के स्थानांतरण में। पुंज विधि और वंशावली विधि में तो अपने क्या कर रहे थे, यहाँ पर बहुजनी लक्षणों के स्थानांतरण में काम आ रही थी। ये अपने किस में आ रही है, अल्पजीनी लक्षणों में आ रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। एग्जाम्पल की बात करें तो रोग प्रतिरोधक, अब मेरे में बात तो होगी स्वपरागित फसल है वो कैसी होगी, समयुग्मनज, और परपरागित फसल है तो वो कैसी होगी, विषमयुग्मनज। इसमें जो अपने लक्षण आ रहा है ना, अल्पजीनी लक्षण है ये। इसमें दो होंगे, एक तो प्रभावी लक्षण होगा और एक अप्रभावी। प्रभावी लक्षण में तो अपने क्या किया है, सिर्फ एक बार ही बैक क्रॉस कराया था। और
इसमें अप्रॉपर इलेक्शन में अपने क्या किया था, बैक क्रॉस के बाद लगातार क्या कर रहे थे अपने, प्रत्येक बैक क्रॉस के बाद क्या कर रहे थे अपने, स्वपरागण। F2 पीढ़ी के बाद में अपने क्या, F1 पीढ़ी तो अपने किससे बनती है, क्रॉसिंग से बनती है, और F1 के बाद में जितनी भी पीढ़ियां बनाएंगे उसमें क्या होगा, स्वपरागण यानी सेल्फिंग। प्रत्येक बैक क्रॉस के बाद क्या होगा, स्वपरागण करना होता है। और इसका उपयोग किसमें होता है, रोग प्रतिरोधकता के अलावा अपने बात करें तो कीट प्रतिरोधकता में इनका गुणवत्ता सुधारने में भी होता है, और नरबंधता वृद्धि लक्षणों के स्थानांतरण में। से क्या है कि बैक क्रॉस से क्या है कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जब प्लांट ब्रीडिंग का 10 से 12 क्वेश्चन का पोर्शन रहता है ना, तब मान के चलो अभी बैक क्रॉस यहां से क्वेश्चन पक्का ही आता है। मैंने आपको जो आवर्तक और अनावर्तक लिखाया था ना, आवर्तक से क्वेश्चन पूछा गया एक बारी, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये अपने क्या थी, विसंयोजित पीढ़ियों को संभाल कर रखने की 3 पीढ़ियां थी, तीनों कंप्लीट हो गई है।